हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम प्लैनेट 4 का नमस्कार। पाकिस्तान जो बहादुरी से सऊदी की रक्षा करने आगे निकला था, अब उसी पाकिस्तान को इजराइल ने निशाना बना लिया है और उसके बाद यमन के हूती विद्रोहियों ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। यानी जैसे ही सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ कि एक देश पर हमला दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, ठीक उसी वक्त सटीक तौर पर इजराइल और यमन के हूती विद्रोहियों के द्वारा पाकिस्तान को निशाना बनाना एक तरह से उसके लिए पहली खतरे की घंटी बन गया है। और साफ है कि जब पाकिस्तान के नागरिकों पर हमला हुआ तो सऊदी अरब बचाने नहीं आया और इजराइल के खिलाफ पाकिस्तान को बचाने कोई और मुस्लिम देश आएगा भी नहीं, क्योंकि जो आएगा पाकिस्तान को बचाने, इजराइल उसका उपाय कर देगा। आगे जानेंगे कि कैसे समंदर के अंदर इजराइल ने पाकिस्तान की हालत खराब कर दी है और जो पाकिस्तान कल तक यूनाइटेड नेशन में भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जीत का दावा कर रहा था, अब उसकी हेकड़ी निकल गई है। दूसरी तरफ देखिए, पाकिस्तान जैसे जैसे मुस्लिम दुनिया के साथ अपने गठबंधन को मजबूत कर रहा है, ठीक वैसे ही भारत और इजराइल के बीच हथियार डील को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं और ये सुनकर इस्लामाबाद में खलबली मची हुई है। उधर भारत और इजराइल के बीच डिफेंस पार्टनरशिप को लेकर कई चौंकाने वाले रिपोर्ट सामने आए हैं, जिनके आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं कि भारत किस लेवल पर इजराइल की मदद कर रहा है और हथियारों की सप्लाई हो रही है। यानी भारत इजराइल की दोस्ती के सामने पाकिस्तान और सऊदी का गठबंधन कहीं से भी मजबूत नजर नहीं आता। हाँ, लेकिन एक मामला है जहां सऊदी अरब पाकिस्तान की मदद कर सकता है, वो है सस्ता कर्ज, जिसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे चीन, यूएई और सऊदी अरब तीनों ने मिलकर पाकिस्तान को अपने कर्ज जाल में फंसा दिया है। कौन कितना पाकिस्तान को कर्ज दे रहा है, किस रेट पर दे रहा है, सबकी चर्चा आगे होगी। और फिर जानेंगे पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का वो बयान जहां उन्होंने खुले मंच पर कह दिया कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल से चलता है, जहां लोकतंत्र और सेना दोनों मिलकर पाकिस्तान को चला रही हैं। उनके इस बयान पर विवाद भी खड़े हुए हैं। तो चलिए सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले यमन में इजरायली ड्रोन हमला सुनिए। तो देखिए, यमन के रास अल ईसा बंदरगाह पर इजराइल ने 17 सितंबर को हमला किया और निशाना बनाया गया एक एलपीजी टैंकर जो ईरान के बंदर अब्बास से रवाना हुआ था। इस टैंकर पर कुल 27 लोग मौजूद थे, जिनमें 24 पाकिस्तानी, 2 श्रीलंकाई और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। ड्रोन हमले से टैंकर में भयानक आग लग गई, मगर दल ने हिम्मत दिखाकर आग पर काबू पा लिया। लेकिन असली मुसीबत यहीं से शुरू हुई, क्योंकि तभी हूती विद्रोही अपनी नावों में सवार होकर वहां पहुंच गए और पूरे दल को जहाज पर ही बंधक बना लिया। यानी चालक दल एक तरफ इजरायली हमले की मार झेल रहा था और दूसरी तरफ हूती विद्रोहियों की गिरफ्त में फंस गया। पाकिस्तानी कप्तान मुख्तार अकबर की अगुवाई में दल मौत और जिंदगी के बीच डरा सहमा बैठा रहा। ये तनाव और बेचैनी पूरे 10 दिन तक चली, जिसमें गुप्त बातचीत और समझौते हुए और आखिरकार दल को रिहा किया गया। यानी इस पूरे घटनाक्रम में पहले हमला, फिर आग, फिर बंधक स्थिति और आखिर में गुप्त वार्ता से रिहाई, चारों स्तर ने इस घटना को और भी सनसनीखेज और डरावना बना दिया। अब जरा हूती विद्रोहियों की गिरफ्त और रिहाई की कहानी सुनिए। तो जब यमन में बंधक बनाए गए टैंकर के दल को छुड़ाने की कोशिशें चल रही थी, तो पाकिस्तान की सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियां और विदेश में तैनात उनके सहयोगी लगातार मेहनत कर रहे थे। खासकर ओमान और सऊदी अरब में मौजूद पाकिस्तानी राजनयिक लगातार हूती विद्रोहियों से बातचीत और दबाव बनाने में जुटे रहे। इन अधिकारियों ने न केवल दिन रात कोशिशें की, बल्कि दल के परिवारों को भी हर समय जानकारी देते रहे ताकि उनके मन में डर और निराशा कम हो। नकवी ने कहा कि जब स्थिति बेहद निराशाजनक लग रही थी, तब इन्हीं प्रयासों से उम्मीद की किरण जगी और आखिरकार दल को सुरक्षित छुड़ा लिया गया। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि करते हुए साफ कहा कि सभी 24 पाकिस्तानी सुरक्षित हैं और अब टैंकर यमन के तट से आगे निकल चुका है। यानी पाकिस्तान ने इस पूरी घटना में राजनयिक चैनल, बातचीत और दबाव का इस्तेमाल करके अपने नागरिकों को मौत के मुंह से बाहर निकाला। अब जरा गाजा युद्ध और यमन की आग सुनिए। तो देखिए, ये पूरा मामला इजरायल और हमास की जंग से जुड़ा हुआ है, जो अक्टूबर 2023 से लगातार जारी है और अब तक 65,000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। इसी जंग के दौरान यमन के हूती विद्रोही भी खुलकर मैदान में आ गए हैं, क्योंकि उन्हें ईरान का सीधा समर्थन मिला हुआ है।
इजरायल ने 10 सितंबर को यमन की राजधानी सना में हूती मंत्रालय और उनके सैन्य ठिकानों पर हमला कर उन्हें कमजोर करने की कोशिश की थी। जवाब में हूती विद्रोहियों ने इजरायल पर 250 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जिनमें से 100 से अधिक हमले समुद्र में इजरायल से जुड़े जहाजों पर हुए और इसकी वजह से वैश्विक व्यापार पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया। यानी ना सिर्फ जमीन पर बल्कि समुद्र के रास्तों पर भी जंग का असर दिखाई दे रहा है। अब इजरायल ने रणनीति बदलते हुए सीधे हूती विद्रोहियों के शीर्ष नेतृत्व को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, ताकि उनकी ताकत की जड़ काटी जा सके। इसका मतलब यह है कि यह जंग सिर्फ इजरायल और हमास तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे क्षेत्र में फैल गई है और हर मोर्चे पर बड़े खतरे खड़े हो गए हैं। अब जरा यमन युद्ध की जड़ें और बढ़ता संकट समझिए। तो यमन की समस्या सिर्फ एक छोटे से देश का आंतरिक झगड़ा नहीं रहा, बल्कि अब यह पूरी दुनिया की ताकतों का युद्ध क्षेत्र बन चुका है। साल 2014 में वहां शिया और सुन्नी समुदाय के बीच टकराव इतना बढ़ा कि पूरा देश गृह युद्ध में डूब गया। शिया समुदाय से जुड़े हूती विद्रोहियों को ईरान का सीधा समर्थन मिला, जबकि यमन की मान्यता प्राप्त सरकार को सऊदी अरब का सहारा मिला। धीरे धीरे हूती विद्रोहियों ने देश के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और 2015 में सरकार को भागकर निर्वासन में जाना पड़ा। ईरान की मदद से हूती अब इतने आधुनिक हथियार, ड्रोन और हेलीकॉप्टर तक हासिल कर चुके हैं कि वे न सिर्फ यमन की सरकार बल्कि इजरायल और यहां तक कि अमेरिकी युद्धपोतों को भी खुली चुनौती दे रहे हैं। यही वजह है कि यमन की जंग अब सिर्फ घरेलू संघर्ष नहीं रही, बल्कि इसमें ईरान और सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अमेरिका और इजरायल जैसी वैश्विक ताकतें भी जुड़ गई हैं। यानी यमन आज एक ऐसे युद्ध का मैदान है जहां स्थानीय विवाद अंतर्राष्ट्रीय शक्ति संघर्ष में बदल चुका है। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जीटल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जीटल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब जरा भारत इजराइल डिफेंस पार्टनरशिप पर नैतिक वार सुनिए। तो भारत और इजराइल के रिश्ते आज़ादी के बाद से ही भरोसेमंद और मजबूत रहे हैं, खासकर सुरक्षा और रक्षा के मामले में। कारगिल युद्ध के दौरान इजराइल ने भारत को निर्णायक मदद दी थी, जिसकी याद आज भी ताज़ा है। पिछले कुछ सालों में ये साझेदारी और भी तेजी से बढ़ी है। 2016 से 2021 के बीच भारत इजराइल के हथियार निर्यात का 40 से 45% हिस्सा अकेले बन गया, यानी इजराइल अपने लगभग आधे हथियार भारत को बेचता रहा। इसी तेजी के बीच सेंटर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी नाम की संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा गया कि भारतीय कंपनियां और सरकारी संस्थाएं उन क्षेत्रों में निवेश कर रही हैं जिनसे इजराइल की रक्षा क्षमता को सीधा या अप्रत्यक्ष बल मिलता है। आरोप यह भी लगाया गया कि इजराइल में बने कई हथियार और तकनीकी सिस्टम गाजा युद्ध में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। रिपोर्ट ने भारतीय फुटप्रिंट्स, सर्विलांस टेक्नोलॉजी, रक्षा उत्पादन, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में गिनाए और सवाल उठाए कि जब ये हथियार किसी युद्ध में आम लोगों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं तो भारत की नैतिक जिम्मेदारी क्या बनती है। यानी बात सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय छवि और नैतिकता की भी हो रही है। दूसरा हिस्सा भारत की विदेश नीति और संतुलन की सोच को दिखाता है। भारत ने 1988 में फिलिस्तीन को आधिकारिक मान्यता दी थी और आज भी वो बहुध्रुवीय दुनिया यानी मल्टीपोलर वर्ल्ड में संतुलन का हिमायती है। इसका मतलब है कि भारत चाहता है कि दुनिया एक तरफा ताकतों पर न टिकी हो, बल्कि हर देश को अपनी जगह और बराबरी मिले। लेकिन जब भारत को हाईटेक और उन्नत रक्षा उपकरणों की जरूरत थी और पश्चिमी देशों ने अपने दरवाजे आधे बंद कर दिए, तब इजराइल ने खुले दिल से सहयोग दिया। यही वजह है कि भारत की नीति हमेशा दोहरी राह अपनाती है, सिद्धांत और स्वहित दोनों को साथ लेकर चलती है। यानी एक तरफ भारत फिलिस्तीन के अधिकार और न्याय की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ वो अपने राष्ट्रीय हित और सुरक्षा के लिए इजराइल से रिश्ते मजबूत बनाए रखता है। अब जरा पाकिस्तान का हाइब्रिड पावर प्ले सुनिए। तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने एक लाइव इंटरव्यू में अनजाने में वो सच बोल दिया जिसे अब तक सब लोग जानते तो थे, लेकिन कोई खुलेआम मानता नहीं था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से लोकतांत्रिक ढंग से नहीं चलता, बल्कि वहां एक हाइब्रिड सिस्टम है जिसमें सरकार और सेना मिलकर फैसले करती है। हालांकि ये बराबरी का रिश्ता नहीं है, असली ताकत सेना के पास रहती है और सरकार उसी के हिसाब से काम करती है। यानी इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कोई भी बैठा हो, लेकिन असली रिमोट कंट्रोल सेना के जनरल्स की जेब में घूमता है। उन्होंने अमेरिकी लोकतंत्र पर भी तंज कसते हुए कहा कि वहां भी डीप स्टेट यानी पर्दे के पीछे ताकतवर लोग फैसले करवाते हैं और यही मॉडल पाकिस्तान में भी है। इसका सीधा मतलब यह है कि पाकिस्तान ने यह स्वीकार कर लिया कि उसका लोकतंत्र असल में सेना और सिविल सरकार के बीच साझा खेल है, जिसे वो अब दुनिया के सामने सामान्य और ग्लोबल प्रैक्टिस साबित करने की कोशिश कर रहा है।
अब सुनिए कि पाकिस्तान के लिए वॉशिंगटन अविश्वसनीय और बीजिंग भरोसेमंद कैसे बन गया है। तो ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की विदेश नीति को बहुत साफ शब्दों में बयान कर दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका पर भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि वो मौके देखकर साथ छोड़ देता है, जबकि चीन पाकिस्तान का सबसे विश्वसनीय और स्थायी दोस्त है। पाकिस्तान की वायुसेना के विमान, नौसेना की पनडुब्बियां और ज्यादातर हथियार चीन से ही आते हैं और आगे भी चीन ही उनका मुख्य सप्लायर रहेगा। यह बयान सीधे सीधे बीजिंग को खुश करने वाला है क्योंकि वहां ऐसे पाकिस्तान की वफादारी का सबूत माना जाएगा, जबकि वॉशिंगटन यानी अमेरिका को यह बात चुभेगी और उसकी भौहें तनेंगी। यही पाकिस्तान का हाइब्रिड विदेशी रवैया है, जहां वो दिखावे के लिए दोनों पक्षों अमेरिका और चीन को महत्व देता है, लेकिन असल में उसका झुकाव और वजन वहीं रहता है जहां से उसे सस्ते हथियार, कर्ज और राजनीतिक सहारा मिलता है, यानी चीन की तरफ। अब सुनिए कि सऊदी अरब पाकिस्तान का सबसे बड़ा कर्जदाता कैसे बन गया। तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा और उसे सांस लेने के लिए बाहर से कर्ज की ऑक्सीजन चाहिए। इस समय उसके लिए सबसे बड़ा सहारा सऊदी अरब बना हुआ है, जिसने सिर्फ 4% ब्याज दर पर उसे कर्ज दिया है, जबकि चीन और संयुक्त अरब अमीरात से मिली मदद उससे कहीं महंगी पड़ रही थी। खास बात यह है कि यह कर्ज हर साल बिना किसी शर्त के बढ़ा दिया जाता है, यानी पाकिस्तान को कुछ खास करने की शर्त नहीं रखी जाती, लेकिन वो अब तक इसे लौटाने की हालत में नहीं है। मौजूदा समय में पाकिस्तान के पास कुल 14.3 अरब अमेरिकी डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार है, लेकिन इसमें से 12 अरब डॉलर वास्तव में उसका अपना पैसा नहीं, बल्कि सऊदी अरब, चीन और संयुक्त अरब अमीरात का जमा कराया हुआ पैसा है। यानी पाकिस्तान की तिजोरी ऊपर से भरी दिखती है, लेकिन असल में उसका बड़ा हिस्सा दूसरों का दिया हुआ कर्ज है, जिस पर उसकी पूरी आर्थिक सांस टिकी हुई है। अब सुनिए कि चीन और अमीरात के मुकाबले सऊदी का सस्ता सौदा कैसे है। तो पाकिस्तान के लिए सऊदी अरब से लिया गया कर्ज बाकी सभी विकल्पों से काफी सस्ता और फायदेमंद साबित हो रहा है। चीन से मिलने वाला कर्ज जितना महंगा पड़ता है, उसके मुकाबले सऊदी अरब का कर्ज लगभग 1/3 सस्ता है, और विदेशी वाणिज्यिक बैंकों से मिलने वाले उधार की दर से तो ये आधे से भी कम है। अब दिसंबर में पाकिस्तान का 2 अरब डॉलर का सऊदी कर्ज वापस करने का समय आ रहा है, लेकिन चुकाने की हालत न होने के कारण पाकिस्तान का वित्त मंत्रालय इसे फिर से बढ़ाने यानी रोल ओवर कराने की तैयारी कर रहा है। इसी तरह अगले साल जून में 3 अरब डॉलर का दूसरा सऊदी कर्ज परिपक्व होगा और उसे भी चुकाने के बजाय बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF का दबाव है कि ये जमा राशि बनी रहनी चाहिए। दरअसल IMF ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सऊदी अरब, चीन और संयुक्त अरब अमीरात अपनी जमा पूंजी पाकिस्तान के खाते में बनाए नहीं रखते, तो पाकिस्तान को मिलने वाला 3 साल का बेल आउट पैकेज खतरे में पड़ जाएगा। यानी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अपने दम पर नहीं, बल्कि इन देशों की जमा राशि और IMF की शर्तों पर टिके हुए बैसाखियों से चल रही है। अब सुनिए कि महंगे कर्ज की लपटों में कैसे फंसा है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान जिस आर्थिक संकट में फंसा है, उसमें उसे जो भी कर्ज मिल रहा है वो बहुत महंगे ब्याज दरों पर मिल रहा है। सऊदी अरब ही एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान को सिर्फ 4% ब्याज पर पैसा देता है, जबकि चीन उससे कहीं ज्यादा यानी 6.1% पर वसूली करता है, और संयुक्त अरब अमीरात तो 6.5% तक पर कर्ज देता है। पाकिस्तान के अपने वाणिज्यिक बैंक भी 7% से ज्यादा ब्याज पर उधार देते हैं। उदाहरण के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने पिछले साल पाकिस्तान को $400 मिलियन का कर्ज 8.2% पर दिया, और यूनाइटेड बैंक लिमिटेड ने $300 मिलियन का कर्ज 7.2% पर दिया। यानी बाहर से और अंदर से दोनों तरफ से पाकिस्तान को कर्ज महंगा पड़ रहा है। हालत यह हो गई है कि पाकिस्तान अब विदेशी बाजार से कर्ज लेने के लिए अकेले भरोसेमंद नहीं माना जाता, इसलिए उसे एशियाई विकास बैंक जैसी संस्थाओं की गारंटी दिखाकर पैसा उधार लेना पड़ रहा है। साफ है कि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति इतनी नाजुक है कि उसे कर्ज तो हर जगह से लेना पड़ रहा है, लेकिन कीमत हर जगह भारी ब्याज दर के रूप में चुकानी पड़ रही है। अब सुनिए कि कर्ज की दलदल में कैसे डूबा इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसे 3 अलग अलग देशों सऊदी अरब, चीन और संयुक्त अरब अमीरात के कर्ज पर ही जीना पड़ रहा है, और ये देश अपनी मर्जी से ब्याज दरें बढ़ाकर उस पर बोझ डालते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने पहले 3% की दर पर कर्ज दिया था, लेकिन बाद में वही कर्ज 6.5% पर महंगा कर दिया। चीन ने तो अपने व्यावसायिक कर्ज भी अमेरिकी डॉलर से बदलकर अपनी मुद्रा यानी युआन में कर दिए।
और इन पर ब्याज दर कहीं 4.5% है तो कहीं 7.3% तक है। पाकिस्तान का केंद्रीय बैंक अब तक $8 अरब से ज्यादा सिर्फ कर्ज चुकाने में खर्च कर चुका है। यानी जो पैसा आ रहा है वो विकास या जनता की भलाई में नहीं लग रहा, बल्कि पुराने कर्जों का बोझ उतारने में ही खत्म हो रहा है। यही वजह है कि अब पूरा पाकिस्तान का वित्त तंत्र इन 3 देशों की शर्तों पर निर्भर है। और अगर सऊदी अरब ने मदद से हाथ खींच लिया तो पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था धराशायी हो जाएगी, क्योंकि उसके पास खुद अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत नहीं बची है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।